नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। भारत और चीन के बीच पिछले साल जून में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उस घटना में चीन को भी भारी क्षति पहुंची थी। हालांकि चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया था। चीन को कड़ी टक्कर देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए शहीद जवानों के नाम अब राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल पर उकेरे गए हैं। ये एक तरह से उन शहीदों के प्रति सम्मान है। गणतंत्र दिवस से पहले शहीद जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में शामिल कर लिए गए थे। आपको बता दें, गलवान घाटी में शहादत देने वालों में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिक शामिल थे। उस घटना के बाद से अभी तक भी भारत और चीन के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ है। एलएसी पर दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति जारी है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। असल में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा के लिए रविवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और भविष्य की नीतियों पर आवश्यक विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। इनमें राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने का अनुरोध किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने जारी बयान में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संगठन को मजबूत करने के लिए मिलजुल कर ताकत के साथ काम करना होगा। बहरहाल जारी बयान के मुताबिक दिल्ली और देश के बिगड़ते हालात, मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बुलाई। बैठक में मौजूद नेताओं ने 3 प्रमुख प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके में ईरानी कनेक्शन की जांच दिल्ली पुलिस और एजेंसियां कर रही है। स्पेशल सेल ने एफआरआरओ से ईरानी नागरिकों की जानकारी मांगी। पिछले 1 माह के दौरान भारत आए और ईरान गए लोगों की जानकारी तलब की गई। मामले में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वीजा समाप्त होने के बाद कौन ईरानी नागरिक भारत में रुका है। शनिवार को पुलिस ने लाजपत नगर और भोगल इलाके में जाकर कुछ लोगों से पूछताछ की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कैब सर्विस देने वाली कंपनियों से जानकारी मांगी गई है। उनसे पूछा गया कि दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच डॉक्टर अब्दुल कलाम रोड पर किन किन लोगों ने और कहां से सर्विस मांगी। इसके लिए बाकायदा पत्र लिखा गया है। सूत्रों का कहना है कि दूतावास के बाहर से मिले पत्र में कहा गया कि यह हमला 2 ईरानी नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया। इसके आधार पर पुलिस मानकर चल रही है कि धमाके में ईरानी नागरिकों का ही हाथ है। हालांकि बाकी मामलों की जांच चल रही है। इजरायली दूतावास के बाहर धमाका आईईडी से होने के कारण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अल-कायदा को शक के दायरे में रख रही है। 23 जनवरी को अल-कायदा ने ईमेल कर हमला करने की धमकी दी थी। इसे लेकर आईबी ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी को अश्लील वीडियो वायरल मामले में योगी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजने की मांग की। पद से हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पद से हटाने सजा मिल गई क्या। अरे पद तो आपका है, हटाओ रखो। लोकतंत्र बना है, संविधान बना है, उसके हिसाब से धाराएं बनी हैं, एक्ट बने हैं। उन एक्टों में उनको सजा होनी चाहिए। आज अजय कुमार लल्लू घर से निकलेंगे तो उन पे मुकदमा हो जाएगा। सचिन चौधरी लोगों को घर भेजेंगे, उन पे देशद्रोह लग जाएगा। और खुद के लोग बलात्कार करेंगे, वो भी नाबालिग बच्चियों को, पोस्को की जगह उन्हें इनाम मिल रहा है, उनको घर भेजा जा रहा है।
ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये पूरा इनके बहुत सारे संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। हो सकता है 2 दिन बाद मुझे दूसरी पीसी करनी पड़े। एक वीडियो और आ रही है इनकी मेरे पास, एक वायरल हो रहा है, एक वीडियो दूसरा, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको सुना नहीं सकता, बहुत ही गंदे तरीके से उसमें बातचीत की गई है, लेकिन मैं आपको भिजवा दूंगा, आपके पास पहले से ही होगा अभी। एक दूसरी पीसी और करनी पड़ सकती है। ये ज़्यादातर संगठन के जो लोग हैं सब इसमें शामिल हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इनकी गिरफ्तारी हो, इनको जेल भेजा जाए। 3 दिन का अल्टीमेटम हम देते हैं प्रशासन शासन को। 3 दिन में हम तहरीर देंगे। आज पुलिस का कहना है कि हमारे पास तहरीर नहीं आई। तहरीर देने के बाद 3 दिन का समय देंगे। 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी करके जेल नहीं भेजा गया तो आमरण अनशन करूंगा, कलेक्ट्रेट पे जान दे दूंगा अपनी। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर हावड़ा की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले गई। शाह ने ऐलान किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद कैबिनेट में पहला फैसला आयुष्मान भारत को लागू करने का होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी को विधानसभा चुनावों से पहले एक और बड़ा झटका लगा। शनिवार को राजीव बनर्जी समेत 5 पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। राजीव बनर्जी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके साथ विधायक प्रभीर घोषाल और वैशाली डालमिया और हावड़ा के पूर्व मेयर रतन चक्रवर्ती एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। घोषाल और डालमिया को हाल में तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुलाकात के बाद कहा, वे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। तरक्की के लिए बंगाल में स्पेशल पैकेज, नौजुवानों के हाथ में काम, बेरोजगारों को काम और रोटी कपड़ा और मकान, बंगाल के एक अलग तरीका से तरक्की हो, यही चाहता हूँ बस। सोनार बांग्ला बनेगा, बनाना ही है। मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व में एकदम से बनाना है, एकदम से बनाना। सबको एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का विकास कर सकती है और टीएमसी की सरकार ने छलावा किया है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जनता तो कर ही रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक सोनार बांग्ला का सपना जो स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, उसको सार्थक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन कड़ाके की इस सर्दी में सियासी बयानबाजी की गर्माहट अपने चरम पर है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। वहीं पटियाला में बॉलीवुड फिल्म की चल रही शूटिंग को किसानों के 2 बार रोकने के बाद आखिरकार फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर को आगे आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस फिल्म से अंबानी और अडानी का कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ और कहा कि अब आगे से इस फिल्म की शूटिंग पटियाला में हो सकती है, इसका विरोध नहीं करेंगे। इस मौके पर किसान भी साथ में प्रेस वार्ता करते दिखाई दिए। इस मौके पर बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह ने कहा कि मैं खुद टिकरी बॉर्डर पर जाकर धरने पर बैठा हूं। उन्होंने कहा, मुझे बेहद ही अफसोस है कि बॉलीवुड इस मुद्दे पर ही नहीं बल्कि कई और अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता, जो कि गलत है। मैं हैरान हूं कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मेरी फिल्म है और मैं तो जिस दिन ये फार्म लॉज पास हुए थे इत्तेफाकन मैं पटियाला में जीत की जिद की शूटिंग कर रहा था। और आप मेरी सोशल मीडिया टाइमलाइन उठा के देख लेना ट्विटर पे, मैं तो उस दिन से इन बिल्स के विरोध में हूँ और किसानों के समर्थन में हूँ। तो मेरी फिल्म को कोई भी किसान यूनियन आके क्यों रोकेगी, मैं भी जानना चाहता हूँ, उत्सुक हूँ इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। आई एम श्योर कि कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई गलतफहमी हुई है। तो वही गलतफहमी मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल सकता हूँ जी। हर आदमी को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलना चाहिए। मैं अपने व्यूज़ अपनी यूनिट पे नहीं थोप सकता, ठीक है ना, और मेरी यूनिट अपने व्यूज़ मुझ पे नहीं थोप सकती।
बिल्कुल मैं डायरेक्टर को फॉलो करूंगा अपनी फिल्म के लिए, बट जो पर्सनल लाइफ है तो मैं इंडिविजुअली पहले दिन से फार्मर्स के साथ में हूँ, 100% साथ में हूँ। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में से शायद इकलौता मैं ही होऊंगा जो जाके टिकरी बॉर्डर पे किसानों के साथ सो के भी आएगी। एक रात मैंने टिकरी बॉर्डर पर बिताई, अगले दिन गाजीपुर गया, टिकैत साहब से मिला, फिर वहीं पास में एक दोस्त के घर पे सोया था, अगले दिन सूरत फिर गया। टिकैत साहब ने इनफैक्ट ये टिकैत साहब ने अपने हाथों से किसान यूनियन की टोपी मुझे दी थी। सो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरी यूनिट का काम रोका गया। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बालोद जिले के ग्राम नरा में शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मंत्री साहू ने शहीद के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया समेत तमाम नेता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा स्थित हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 614 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के विकास कार्यों की सौगात दी। आम सभा में मुख्यमंत्री बघेल ने 514 करोड़ 14 लाख रुपए लागत के 1296 विकास कार्यों का शिलान्यास किया और लगभग 100 करोड़ की लागत से 275 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की वजह से जाना जाता था। लोग सोचते थे कि वो जैसे जगदलपुर या रायपुर के एयरपोर्ट पर उतरेंगे, नक्सली उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम छवि बदलने का काम कर रहे हैं। बस्तर के आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के आय बढ़े। लोग बात करते थे कि यहाँ नक्सली है, नक्सली समस्या है प्रदेश के बाहर और देश के बाहर। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो लोग समझते थे जगदलपुर के एयरपोर्ट या रायपुर के एयरपोर्ट से उतरोगे तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे। लेकिन अब बस्तर की तस्वीर, छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। हमने लोगों का आय बढ़ाने का काम किया। जहां लोगों के ऋण माफी किया, पहले साल 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा, लेकिन केंद्र सरकार के अड़ंगा के चलते पिछले साल और इस साल समर्थन मूल्य में धान खरीदा। पिछले साल कोरोना के कारण से बड़ी परेशानी हम सबको भी, पूरे साल आज बीत गया और पूरे साल बीतने में लोगों के आर्थिक परेशानी हुई। दुकान बंद, ट्रांसपोर्टिंग बंद, खदान बंद, फैक्ट्री बंद, सब कुछ बंद हो गया। महुआ बिकना बंद हो गया, इमली बिकना बंद हो गया, टोरा बिकना बंद हो गया। अब करे तो करे क्या? ऐसे परिस्थिति में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। आगे क्या कहा, आपको सुनाते हैं। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो रहा है। कुछ लोगों को प्रलोभन दे के पार्टी में लिया जा रहा है। कुछ लोग जो निष्क्रिय हैं उन्हें बताया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह का नैरेटिव
महाराष्ट्र में सेट करने का कोशिश किया गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन जनता ने पूरी ताकत से एनसीपी को जिताया। हमें लगता है वही परिस्थिति बंगाल में है। कितना भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें कि अब टीएमसी खत्म हो जाएगी, बीजेपी की सरकार आने वाली है, हमें लगता है जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो रणनीतिकार हैं, प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं कि डबल जीत से आगे जाना बीजेपी का मुश्किल है। ठीक है, प्रचार तंत्र के जरिए लोगों को गुमराह करें, लेकिन सच्चाई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कथित तौर पर बेनामी संपत्ति पर आरोप लगाने वाले किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया पर अब मुंबई पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। नील सोमैया पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी ठेकेदार को डरा धमकाकर 2 टावर से जुड़ा कुछ काम ले लिया। किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया से मुलुंड पुलिस ने 3 घंटे की पूछताछ की। ये पूछताछ हफ्ता वसूली के केस को लेकर की गई। आरोप है कि पिछले साल जनवरी महीने में एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी ने अपने 2 टावर से जुड़ा कुछ काम एक निजी ठेकेदार को दिया, लेकिन नील सोमैया ने ठेकेदार को डरा धमकाकर वो काम अपने लोगों को दिला दिया। इस केस में मुंबई पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कथित तौर पर बेनामी संपत्ति को लेकर रोज नया आरोप लगाने वाले किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ चुकी है। साल 2020 जनवरी महीने में एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी ने अपने 2 टावर से जुड़ा कुछ काम एक निजी ठेकेदार को दिया, जिसके बाद किरीट के बेटे नील सोमैया से जुड़े कुछ लोगों ने ठेकेदार को नील के ऑफिस में बुलाकर काम ठेकेदार से खुद ले लिया। विधान परिषद के पूर्व उपसभापति और कार्यकारी सभापति रह चुके बीजेपी के कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। रविवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें, परिषद के मौजूदा सभापति रमेश यादव का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो गया। उनके स्थान पर सभापति की नियुक्ति न होने पर सपा ने राजभवन का दरवाजा खटखटाया था। अनुभवी और वरिष्ठ मानवेंद्र सिंह सदन के संचालन में अपनी कुशलता साबित कर चुके हैं। शपथ ग्रहण के बाद विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। उत्तर प्रदेश के पशुधन विकास बोर्ड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजय प्रताप सिंह ने जिले का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जिला पंचायत चुनाव के सभी वार्ड में अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे, जिससे हमारे जिला पंचायत चुनाव को ज्यादा से ज्यादा जीत मिले। तो वहीं प्रत्येक वार्ड में 1000 साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसकी समीक्षा के लिए वो वहां पहुंचे थे। पार्टी की तरफ से जिला पंचायत चुनावों की तैयारी की जा रही है और उसी संबंध में मेरी दोबारा यहाँ पर समीक्षा बैठक हो रही है। सभी वार्डों पर पार्टी जिला पंचायत चुनाव लड़ाएगी और इसी संबंध में हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में 1000 साधारण सदस्य बनाने का एक लक्ष्य रखा था, जिसकी समीक्षा के लिए आज मैं यहाँ पर आया हुआ था और जिसकी समीक्षा की गई। 45,000 कुल जिले में साधारण सदस्य प्रत्येक वार्ड के हिसाब से बनने थे 1000 के हिसाब से, जिसमें 28,000 सदस्य हम लोगों ने बना लिए हैं और बाकी का लक्ष्य हम लोग फरवरी माह में पूरा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डफरीन अस्पताल में पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की और इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। डफरीन अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस डॉक्टर सुधा वर्मा ने बताया कि कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। डीजी फैमिली वेलफेयर डॉक्टर राकेश दुबे ने बताया कि प्रदेश में पोलियो बूथ की संख्या 1,10,000 है। इसके साथ ही प्रदेश में घर घर जाकर पोलियो का ड्रॉप पिलाने के लिए 69,000 टीमों का गठन किया गया है। वहीं मथुरा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत डीएम
नवनीत चहल ने मंडी चौराहे पर रिबन काटकर की। डीएम ने छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई और इस दौरान सीएमओ समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, जिले में स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला लगाया गया और इसी के साथ 15 दिन तक 13 केंद्र पर लगातार पल्स पोलियो अभियान चलेगा। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज की गई है और रविवार के दिन सभी बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको 2 ड्रॉप्स पोलियो की सभी जनपद में लगभग 1300 बूथ्स पर दी जा रही है। इसके बाद भी जो बच्चे छूट जाएंगे, आगे 5 दिन तक लगातार हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम्स घर घर जाकर और पोलियो ड्रॉप्स जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको देगी। ये अभियान भारत सरकार के द्वारा इसीलिए शुरू किया जा रहा है ताकि हमारे जो देश का पोलियो मुक्त स्टेटस है वो बना रहे और किसी भी बच्चे को पोलियो की खुराक से कोई भी बच्चा वंचित ना रहे और पोलियो की बीमारी से सभी बच्चे हमारे प्रतिरक्षित रहे। देश भर में आज पोलियो की खुराक पिलाई गई और इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम को राज्य में लॉन्च किया। इस दौरान वे 5 साल से कम उम्र के बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाते नजर आए। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आज से शुरू होना है। मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम को लॉन्च करते ही राज्य के सभी जिलों में पोलियो अभियान शुरू किया गया। पोलियो की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आज से शुरू होने जा रही प्लस पोलियो मुहिम के तहत सेहत विभाग ने मानसा जिले में 5 वर्ष की उम्र के 70,721 बच्चों को दवा पिलाई, जिसकी शुरुआत डिप्टी कमिश्नर महेंद्र पाल ने बच्चों को दवा की बूंदें पिलाकर की। पल्स पोलियो मुहिम की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर महेंद्र पाल और सिविल सर्जन डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने बताया कि आज हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि आज पहले दिन सभी बूथों पर बच्चों को बूंदें पिलाई गई। पल्स पोलियो कैंपेन की शुरुआत की है। ये जी कैंपेन है 31, 1 और 2 3 दिन चलेगी, जिहदे विच तकरीबन मानसा जिले के 0 तो लैके 5 साल के 70,000 बच्चे तकरीबन असी कवर करांगे। उन्होंने असी जी घर घर जाके बूंदा भी पिलावांगे, इंस्टीट्यूशन भी जावांगे, जिवें पट्टे हो गए, बस स्टैंड वगैरह, उत्थे जाके भी साडे जिहड़े हैल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, आशा वर्करस हैं, वो पिलाणगे। तो इस करके मैं सारे नगर वासियों नूं, मानसा वासियों नूं ये अपील करदा हां कि वो इंश्योर करन उन्हां दे 0 तो लैके 5 साल के बच्चों नूं पल्स पोलियो जिहड़ी ड्रॉप पिलाए जाण। पंजाब के पटियाला के नजदीक पड़ते गांव गुमान के कई किसानों और बच्चों द्वारा किसानों को कृषि कानून के लिए जागरूक करने का अभियान चलाया गया। दरअसल किसान किसानी संघर्ष में शामिल होने के लिए गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। किसानों और बच्चों ने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। किसान ठंड में परेशान है, लेकिन सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। बंदे असी पिंडां दे सानू दिखावा नहीं करना आउंदा। यह जमीन ही साडी जिंदगी है, असी इसे नाल ही मरना ते जीउणा। ठंड दे आ दिन असियां तो टप्पियां ने उमरां, अज 2 महीने हो गए बार्डरां ते बैठियां नू। सरकारे तेनू भोरा तरस नहीं। मैं आप सब नू ये अपील करना चाहुंदी हां कि तुसी भी ਇਹ 3 खेती कानूनां नू पढ़ो। जे तुहाडे अंदरों भी आवाज़ आउंदी है तां इस संघर्ष दा हिस्सा जरूर। हरियाणा के चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। डिप्टी सीएमओ नरेश कुमार और डॉक्टर अनिता गुलिया ने रिबन काटकर अभियान का शुभारंभ किया। अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पोलियो के खुराक देने के लिए 322 बूथ पर 60 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा सके। जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में हम पोलियो दिवस मना रहे हैं 31 से 2 फरवरी तक, 31 जनवरी से 2 फरवरी तक। और यहाँ जो है दादरी अर्बन का हॉस्पिटल में इम्यूनाइजेशन सेंटर है और इसमें हम दादरी अर्बन के जो बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के, उनको हम पोलियो की दवाई पिलाएंगे। दादरी में 36 तो बूथ हैं हमारे
और 2 ट्रांजिट साइट है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, और 1 मोबाइल टीम। अन्ना द्रमुक से निष्कासित नेता वीके शशिकला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शशिकला को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 4 वर्ष कैद की सजा पूरी करने के बाद बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया था। उनके नजदीकी सूत्रों ने बताया कि शशिकला के परिवार ने उन्हें चेन्नई ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल ने उन्हें कुछ और दिन एकांतवास में रहने की सलाह दी है। उधर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनके समर्थक भारी मात्रा में अस्पताल के बाहर पहुंचे और उन्होंने शशिकला का स्वागत किया। देश में कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के बीच अब स्कूल दोबारा खुलने की तैयारी में है। ज्यादातर राज्यों में 10वीं 12वीं के लिए स्कूल खुल रहे हैं ताकि आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों की तैयारी पूरी हो सके। स्टाफ और बच्चों को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। छात्र छात्राएं केवल अभिभावकों की स्वीकृति पत्र के साथ ही स्कूल में एंट्री पा सकेंगे। कल से गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के स्कूल खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 और 11वीं की ऑफलाइन कक्षाएं 1 फरवरी से फिर से शुरू होने जा रही है। इसके पहले राज्य ने 11 जनवरी को कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया है। हरियाणा में स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश के मुताबिक हरियाणा में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 1 फरवरी से फिर से खुलेंगे। तो आपको बता दें, अगली खबर में आगे बढ़ते हैं। नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल ने संसद के निचले सदन को भंग करने के विरोध में रविवार को धरना दिया। बता दें कि नेपाल में राजनीतिक संकट जो है वो गहराता जा रहा है और इसी कड़ी में हाल ही में नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। काफी वक्त से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के 2 टुकड़ों में बंटने की अटकलें लगाई जा रही थी और ऐसे में पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की अगुवाई वाले गुट की सेंट्रल कमेटी वाली बैठक में ओली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हाल ही में विरोधी गुट द्वारा केपी शर्मा ओली की सदस्यता रद्द करने की धमकी दी गई। विरोधी गुट के नेता केपी शर्मा ओली द्वारा 20 दिसंबर को संसद भंग किए जाने से नाराज है। जानकारी दे दें कि इसके पहले भी नेपाल में राजनीतिक संकट पैदा हुआ, लेकिन उस दौरान चीनी सरकार की मदद से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में सरकार बच पाई। लेकिन इस बार चीन ने ओली के सिर में अपना हाथ पीछे खींच लिया और ओली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोरोना महामारी के बाद पर्यटन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। लोग धीरे धीरे घूमने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए राज्य नए नए तरीके अपना रहे हैं और इसी को देखते हुए हाल ही में गुलमर्ग में कोलाहोई स्की रिजॉर्ट परिसर में एक नया कैफे खुल गया है, जो कि खुलने के साथ ही सुर्खियों में छाया। दरअसल इस कैफे में बर्फ और बर्फ से बने टेबल हैं, जिसमें आगंतुकों और ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। ये इग्लू कैफे तकरीबन 15 फीट ऊंचा और 26 फीट गोल है। ये नया रेस्टोरेंट आर्किटेक्ट आश्चर्यों से कुछ स्थानीय स्पर्शों से प्रेरित है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया के लिए नया है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत जगहों पे बना है, लाइक फिनलैंड है, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड में है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा एमडी साहब है, वो जो खुद एक ट्रैवलर है, उनके ही जहन में आया कि हम कुछ नया बनाएंगे गुलमर्ग में, जो कि एक अट्रैक्शन रहे टूरिस्ट के लिए। लकीली तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और बहुत ही अट्रैक्शन का एक साइट बन गई यहाँ पर गुलमर्ग में। तो टूरिस्ट का कितना रोल है इसमें? टूरिस्ट की बहुत सारी बुकिंग्स आ रही हैं, हमारी एडवांस बुकिंग इसके लिए आ रही है। इस लंच या डिनर यहाँ पर होता है और साइट सीइंग के लिए भी आते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं लोग। ये सेल्फी पॉइंट एक बन गया है गुलमर्ग में। ये एशिया का बेसिकली लार्जेस्ट इग्लो कैफ़े है, जो कि 22 फीट डायमीटर है और 12.5 फीट इसकी हाइट है। हमने ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी क्लेम किया हुआ। कश्मीर तो ये हमारा दोबारा आए हैं हम, और गुलमर्ग हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है। इस बार ये इग्लू कैफ़े ने हमको सरप्राइज़ कर दिया
एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक सारे टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए. ये बिल्कुल सेफ जगह है एंड इट्स अ मस्ट विजिट आई फील. एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज. ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज बर्फबारी होने के बाद चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई. एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि आज बहुत ठंड है. ठंड की वजह से सड़क पर चलने में दिक्कत होती है. नल का पानी जम जाता है. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ठंड के कारण पानी जमा होने से नल में भी पानी नहीं आ रहा. बहुत महसूस मैंने किया आज सवेरे से ही. तो तकरीबन 30 सालों से आज मैंने पहली बार इतनी सर्दी देखी. 30 सालों के बाद आज ये सर्दी आई है. तो इसमें एक तरह से अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ से हमें थोड़ा परेशान भी करता है. पानी भी नहीं है, मतलब सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है. पानी गिर जाता है तो वो जम जाता है. आदमी को मुश्किल होता है चलने फिरने में. वहीं राजौरी में उपायुक्त राजेश कुमार श्रवण ने मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में 19 साल से कम आयु के लड़कों के लिए यूटी स्तर के अंतर जिला कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया. टूर्नामेंट का आयोजन युवा सेवा और खेल विभाग की तरफ से किया गया. जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी ने बताया कि इस आयोजन में केंद्र शासित प्रदेश के 17 जिलों के 204 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और ये टूर्नामेंट 3 दिन का है, जिसका समापन 31 जनवरी 2021 को होगा. कई मुद्दों को डीडीसी के संज्ञान में लाया गया, जिसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम की मरम्मत और नवीनीकरण और स्टेडियम के पीछे विभाग की भूमिका, अवैध अतिक्रमण आदि शामिल थे. वहीं इस दौरान टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घाटी में अमन शांति के वाक्य को दोहराया. आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ खेल प्रतियोगिताएं हो रही है, जिसमें राज्य के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. यूथ का जो अभी वालिदैन हैं, ये बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, इनके टैलेंट को पहचानें. ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स जो है वो ज़रूरी है. यहाँ आज कबड्डी का मैचेस हैं. 17 ज़िले यहाँ आए हुए हैं बच्चे, 17 ज़िला से बच्चे आए हुए. ये यहाँ टूर्नामेंट्स जो हैं जब ख़त्म होंगे तो बच्चे यहाँ जो है यहाँ का कल्चर भी देखें और बाकी वाला जो भी इंटरेक्शन इनकी होगी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम करवाएंगे. तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थानीय लोग आदिवासी सप्ताह मनाने के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ कार्यक्रम मनाया. आपको बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान लोग अलग अलग स्थानों से यहां पहुंचे और उन्होंने अपने नृत्य का अद्भुत नजारा पेश किया. इस कार्यक्रम में जहां स्थानीय लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया, तो वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए लोग वाद्य यंत्रों पर जमकर थिरकते दिखाई दिए. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. एंजियोप्लास्टी होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली. उन्हें 1 सप्ताह पूरी तरह से आराम करने की हिदायत दी गई है. डॉक्टरों के मुताबिक सौरव गांगुली की तबीयत अब ठीक है. हाल ही में सौरव गांगुली को हार्ट अटैक की शिकायत हुई. गांगुली के इस साल की शुरुआत में 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है. उनकी धमनी में अवरोध
दूर करने के लिए एंजियोप्लास्टी की गई थी। पहली बार एंजियोप्लास्टी के बाद सौरव गांगुली काफी स्वस्थ नजर आए और उन्होंने आईपीएल की तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन दोबारा तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अभिनेता सोनू सूद ने कथित अवैध निर्माण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोनू सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। आपको बता दें, अवैध निर्माण के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोनू सूद को किसी तरह की राहत देने से इनकार किया। सोनू सूद एमआरटीपी एक्ट के तहत दिए गए नोटिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। आपको बता दें, जुहू में स्थित एक 6 मंजिला आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने पर बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस भेजा है। आरोप है कि सोनू सूद ने बिना परमिशन इस आवासीय परिसर को होटल में तब्दील कर दिया। कानून के इस कथित उल्लंघन के लिए बीएमसी ने एमआरटीपी एक्ट के तहत सोनू सूद को नोटिस भेजा। उधर राजस्थान के सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर बनास पुलिया के नजदीक सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 1.5 दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से भाड़ौती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बनास नदी की पुलिया के पास सड़क पर पड़े बजरी के ढेर पर चढ़कर बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। भाडौती के पास एक बस पलटी है अभी। हाँ जी। इसमें 7-8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें क्या पोजीशन है? 7 पेशेंट भर्ती हुए हैं। इनमें से कोई ज़्यादा ऐसा सीरियस नहीं है, लेकिन 2-3 पेशेंटों को फ्रैक्चर है। एक के अग्रभुजा में, एक के कंधे पे है, एक के कंधे पे, एक हुमरस में है। ठीक है ना, 3 आदमियों को फ्रैक्चर है। बाकी ऐसा कोई सीरियस नहीं है, सब सेटल पेशेंट है और सब कोई खतरे से बाहर है सारे पेशेंट। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 साल के मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। दरअसल देर रात गांव के एक युवक ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों के विरुद्ध दुराचार आरोपी के सहयोगी उसके भतीजे को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी अशोक कुमार गांव से थोड़ी दूर स्थित एक झाड़ी में बच्ची को ले गया और उसके साथ दुराचार कर वहां से फरार हो गया। खून से लथपथ बच्ची की झाड़ी में रोने की आवाज को सुनकर लोगों की घटना की सूचना जो है वो परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजन ने पुलिस को घटना की सूचना देते हुए तत्काल उससे जिला महिला अस्पताल ले गए, जहां पर उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। कल बर ही रहा और हमारे देवरानी के खवाई पियाई रहा और हमसे वहाँ पे बाज गया और हमारे देवरानी के बिटिया खेल चली गया। कई साल के लिए? 3 साल के। और अशोक कुमार अपन आए, बीठ को टाफी खवाए के बिटिया का उठा ले गया, बेइज्जती किया, सब शरीर के फट गया। मामला प्रकाश में आया है। बीती रात पीड़िता के पिता ने सूचना दी कि उसी के गांव के जो कि पटीदार उसका लगता है 40 वर्षीय व्यक्ति, जो दूर के रिश्ते में चचेरा भाई भी लगेगा, उसने उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। पूरे घटना के बारे में आवेदक ने बताया कि उसकी बच्ची को जो मुख्य आरोपी है उसका भतीजा बैला फुसला के ले गया तथा पास की ही झाड़ी में ले जाने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त जानकारी पे तत्काल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक शर्मसार करने वाले घटना सामने आई। यह मामला थाना मवई के निवाजपुर गांव में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर देने का है। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या कर शव कमरे में बंद कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच को शुरू किया। थाना मवई के ग्राम निवाजपुर में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला अपने उसके पति ने उसको मार के और कमरे में बंद कर दिया है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची और मौके पर फील्ड यूनिट भी आ गई है और इसमें गहराई से साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। मृतका के परिजन जो उसके मायके के हैं, उसके माता पिता, वो लोग भी आ गए हैं और बता रहे हैं कि शादी के अभी ये 2रा साल ही चल रहा है। इसमें जिस तरह की तहरीर मिलती है उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर राखी गौतम के नियुक्त होने पर समर्थकों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तलवंडी इलाके में स्थित जाट छात्रावास परिसर में आज पीसीसी सचिव और कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रत्याशी रही राखी गौतम का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए राखी गौतम ने कहा कि युवाओं का भविष्य कांग्रेस पार्टी में है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद इन सबको यहाँ देख के इतनी भाव विभोर हुई हूँ। इतनी खुशी है मुझे कि जहाँ इतना प्यार, इतना मान सम्मान लोगों का मिल रहा है, वो आप सब देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लोग कितना दिल से और कितने प्यार से मुझे आशीर्वाद दोनों हाथों से दे रहे हैं। ये इन सबका प्यार है, इन सबकी ताकत है जो मुझे इस मुकाम पे लेके आए। मैं दिल से हमेशा ऋणी रहूंगी इन सबकी कि आज जो प्यार और सम्मान ये सब मुझे दे रहे हैं, इनके लिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमेशा तत्पर रहूँ, इनके काम आ सकूँ। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के जालौन के मुख्यालय उरई में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। दरअसल परिजनों ने उरई कोतवाली की राजेंद्र नगर चौकी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि राजेंद्र नगर चौकी पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर छोड़ दिया। दरअसल आरोपियों ने शैलेंद्र नामक युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में युवक के परिजनों ने एक दंपति पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने आज जिला अस्पताल के बाहर सड़क पर हंगामा किया। खाने जलाया है। क्यों जलाया, क्या मामला है? घर से बुला के बोले मेरे पति की, मेरी बच्ची की हालत खराब है, सो आ जाओ जल्दी से अस्पताल ले जाना, इमरजेंसी है। कौन है ये रेखा, क्यों जला दिया? क्या पहले से झगड़ा था? लेबर ले जाते मटरा की, सो इसीलिए। फिर जला क्यों? कहा सो इनने पैसे मांगे, उसने पैसे नहीं दिए, सो इसलिए कि पैसे न देने पर है। एक शैलेंद्र नाम के जो कि आज डेड बॉडी आई थी सदर अस्पताल में, और उसकी 24 तारीख को जलने से इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई। उसमें उनके परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जा रही है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के रोहतक के सुनारिया चौक के पास मुर्दा मवेशी ठेकेदार के कारिंदे की हत्या और मरे हुए पशुओं की हड्डी लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ से साथी व्यापारी को लूटने की योजना से 5 बदमाशों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, और इतना ही नहीं, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। बदमाश मृत मवेशियों की हड्डियां इकट्ठी कर व्यापार करते हैं। आपको बता दें 28 जनवरी की रात को आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 2 फरार बताए जा रहे हैं। रात को एक पीजीआई से इतला आती है कि एक बंदे को चोट लगी है और दूसरे को मृत अवस्था में है। तो बाद में जब सारे मामले की जांच पड़ताल की तो ये 5 लड़के जो हैं, वहाँ एक पिकअप गाड़ी थी यूपी नंबर, और ये हापुड़ से आए थे ये लोग। ये भी वही बिजनेस करते हैं जो पुराने जो हार्ड वगैरह खरीदते हैं उसको लेने के लिए। यहाँ ये लूटपाट की नीयत से आए थे रात को, और इन्होंने एक अजीम जो लड़का है, अजीम इलिस कालू, इसको रात को इनकी तो इसके सिर में इतनी चोटें मारी हैं कि इसकी डेथ हुई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राशन डीलर की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता की जमकर पिटाई की गई। जानकारी के मुताबिक बेखौफ दबंगों ने शिकायतकर्ता को जमकर पीटा। वहीं शिकायतकर्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें, यह वायरल वीडियो बाबूगढ़ के अलीपुर का बताया जा रहा है, जहां बेखौफ दबंगों ने नर पीड़ित को दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा। हरियाणा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोरों को ना तो प्रशासन का डर है, ना किसी पुलिस का कोई खौफ है। एक ऐसा ही ताजा मामला सोनीपत से सामने आया, जहां 2 चोरों ने मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। आधी रात को 2 चोर मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर
आगे बढ़े और फिर दोनों चोरों ने लाखों की कीमत के मोबाइल की चोरी कर फरार हो गए। वहीं चोरी की यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो चोर कैसे दुकान में एंट्री करते हैं और कैसे दुकान में रखे सभी मोबाइल को कट्टे में भरकर वहां से निकल जाते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लेकर दोनों चोरों की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। से जी मैं आपस में व्यापार करते हैं, ठीक है। हम दोनों का घर चल रहा है और ये मेरे को तो सुबह फोन आया था हमारे पास कि ऐसे ऐसे वारदात होगी दुकान पे, और हम फिर आके देखा तो हमारा सारी दुकान का माल सब कुछ भर के ले गए वो, ठीक है। ये शटर पाट रखा है, यहाँ से आए थे और ले गए जी। हमारे पास तो हम तो बेरोजगार हो गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं हम, बताइए आप ही। कितने आदमी थे? दो आदमी थे। आपको कैसे पता दो आदमी थे? हमें वीडियो चल रही है ना जी, दुकान की सारा कुछ आ रहा है, माल उठाते हुए भरते हुए सब कुछ इसमें दिख रहा है। तो पुलिस को शिकायत दी है जी? हाँ, पुलिस को दे रखी है, पर पुलिस अभी तक आई भी नहीं है। लगभग पौन घंटा हो चुका है इन बातों को फोन किए हुए। ठीक, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित है। कहाँ पे आपकी दुकान? ये बीच में मिल बड़ मलिक मोड़ पे शराब ठेके के पास में। हम तो जी बिल्कुल मर गए, बस क्या बताए, पहले कोरोना ने मार दिए, बंदा गिराया दिया, अब ये कांड हो गया, अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता जी। तो डर लग रहा है कहीं ना कहीं? बस जी जैसा माहौल हो रहा है यहाँ पे उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा डर में माहौल है, क्यों यहाँ पे शरारती तत्व है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इस चीज़ की कोई गारंटी है नहीं, सुरक्षा भी नहीं है। आज कोई सुरक्षा नहीं जी, आज हो गया हमारे साथ क्या पता। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव जुड़री के शहीद दीपक के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी तंत्र का प्रयोग कर किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बेकसूर किसानों के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई क्रूरता और लाल किले वाली घटना को लेकर किसानों को टारगेट कर रही है, जबकि उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया। उन्होंने कहा कि कोसली सैनिकों की खान है और यहां के सैनिक अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन से लोहा लेते हैं, जिसकी वजह से आज हम खुली आजादी में सांस ले रहे हैं। शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने के साथ साथ उनकी मदद सरकार को करनी चाहिए। जोड़ी गांव से शहीद दीपक कुमार जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। पूरा इलाका श्रद्धांजलि देता है। जो हमारे भाई थे उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी देश के लिए, अपने फौजी साथियों को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी देते हुए बहुतों की जान बचाने का काम किया। उनकी इस कुर्बानी पे पूरे इलाके को गर्व भी है और अपने एक भाई के जाने से सबके दिलों में दर्द भी है। आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। ये इलाका देशभक्ति का इलाका है, जय जवान जय किसान का इलाका है। ये इस इलाके ने देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उसी कड़ी में एक हमारे भाई ने आज हमारा एक बार फिर इस इलाके का नाम गौरव की तरफ बढ़ाया। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक बिजली सेवा सुनिश्चित हो और इसी कड़ी में अब पावर सेक्टर में उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हैं। अब सरकार आगामी बजट में नकदी संकट से जूझ रही घाटे वाली बिजली वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम के पुनरुद्धार के लिए नई योजना की घोषणा कर सकती है। बजट में सरकार बिजली वितरण कंपनियों के दबाव को कम करने और सभी को 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोई नई योजना ला सकती है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ठंड और घने कोहरे से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली में दिन के समय शीतलहर का असर कम होने से प्रदूषण में इजाफा होने लगा है। राजधानी में आज प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक सुबह दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हवा की गुणवत्ता AQI का स्तर 305 दर्ज किया गया। पिछले 2 दिन से घने कोहरे और शीतलहर में कमी के कारण दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई। IMD के मुताबिक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को अभी घने कोहरे से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम होने से यातायात प्रभावित है। बिहार के राजधानी पटना और गया में सुबह के वक्त 200 मीटर विजिबिलिटी रही, तो वहीं दिल्ली में मौसम साफ होने की वजह से 1000 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। बिहार में ठंड का सितम अभी जारी रहेगा। सर्दी का प्रकोप अगले 3 से 4 दिनों तक यूं ही बना रहेगा। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार हिमालय क्षेत्र में 31 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके कारण कुछ जगहों पर मौसम बादलों वाला भी हो सकता है, लेकिन सर्द हवाएं जारी रहेंगी। बढ़ते ठंड को लेकर मौसम विभाग ने 1 फरवरी तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी, क्योंकि 4 फरवरी से पहले राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो 4 फरवरी से पूर्वा हवा की शुरुआत होने की संभावना है। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। फिलहाल राज्य का तापमान 18 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हरियाणा सरकार की निगाह इंटरनेट के जरिए कारोबार करने वाली कंपनियों पर है। प्रदेश सरकार को लगता है कि ई व्यापार करने वाली कंपनियों से अच्छा राजस्व प्राप्त हो सकता है। अभी तक ये कंपनियां सरकार को कोई राजस्व नहीं देती। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विभागीय अधिकारियों को ई कॉमर्स कंपनियों से राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं तलाश करने को कहा। अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए पॉलिसी तैयार कर सकती है। भारत पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से फरीदाबाद के सेक्टर 9 में सक्षम साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत गैस के तमाम कर्मचारी समेत स्कूल के छात्र छात्राओं ने साइकिल यात्रा में हिस्सा लेते हुए फरीदाबाद के निवासियों को साइकिल यात्रा के माध्यम से संदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि फरीदाबाद में समय समय पर सक्षम साइकिल यात्रा का आयोजन किया जाता है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि महीने में 1 या 2 दिन साइकिल जरूर चलानी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य शरीर ठीक रहेगा तो साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ की बचत होगी। रैली निकाली जाती है, इससे एक तो फिजिकली भी लोगों पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखो आजकल लोगों का फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है। पहले हम बच्चे थे तो साइकिल्स पे ही हमेशा भागा करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि इतना क्राउड और इतनी कंजस्टेड जगह सब चीज़ों की वजह से बच्चों का भी साइकिल चलाना कहीं ना कहीं कम हो गया। तो मुझे लगता है हम दोबारा वापस उसी दौर में जाएँ जहाँ हम पहले थे। एक तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा पॉल्यूशन देखो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इससे हमारा तेल भी बचेगा, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि साइकिल यात्रा से एक तो फिजिकल रूप से भी हम स्ट्रांग रहेंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारा तेल भी बचेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं इसके लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए पंजाब के मोगा जिले के गांव-गांव में बैठक चल रही है। गांव डगरू और गांव साफूवाला के पंचायत द्वारा मता पास कर कहा गया कि हर घर का एक व्यक्ति दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे धरने में अपनी हाजिरी लगवाएगा। अगर किसी घर का एक व्यक्ति नहीं जाएगा तो उससे 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा और अगर उसके ना जाने की वजह जायज होती है तो उसकी मजबूरी को समझा जाएगा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ
ਤੇ 10-10 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों के समर्थन में अब हिमाचल जुड़ चुका है। हिमाचल किसान सभा की ओर से शनिवार को शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना दिया गया। किसान सभा ने रिज पर 2 घंटे तक मौन धरना दिया। इसके बाद कैंडल मार्च निकाला गया। किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने बताया कि जिस विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई, आज उसी विचारधारा के लोग सत्ता में हैं। केंद्र सरकार में बैठे नेता किसान आंदोलन को कभी खालिस्तान से जोड़ते हैं, कभी क्षेत्रीय आंदोलन बताते हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए कई तरह के हथकंडे सरकार अपना रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा आपको मालूम है कि दिल्ली और उसके जितने भी बॉर्डर है, उसमें अभी लाखों की तादाद में जो भारतवर्ष का किसान है, अपने मांगों को लेकर वहाँ पर उनका 2 महीने से ज़्यादा का जो वहाँ पर धरना निरंतरता में चला हुआ है। और अभी रिपब्लिक डे के दिन जो ये तय किया गया था कि दिल्ली में तयशुदा रास्ते के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, मगर उस दिन एक सरकार की साजिश के माध्यम से और जो सरकार से संबंधित लोग थे, उन लोगों ने मेन रूट से हट करके जो लाल किला पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो निशान साहब को वहां पर स्थापित किया, उससे एक पूरे देश के अंदर इस माहौल को बनाने की कोशिश की कि जो किसान आंदोलन है उसके अंदर एक वायलेंस है, वो देश का जो एक पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म के ऊपर भी एक अटैक करते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है, क्योंकि सरकार का जो गोदी मीडिया है। हरियाणा के बादशाहपुर में कोरोना काल में बिजली निगम के उपभोक्ताओं पर बकाया राशि बढ़ती चली गई। उपभोक्ताओं के बकाया सूची को छोटी करने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। बादशाहपुर उपमंडल में बिजली बिल जमा कराने के लिए कैश काउंटर खोला जाएगा। बिजली निगम का उपभोक्ताओं पर करीब 200 करोड़ रुपए बकाया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के गुरुग्राम 2 सर्कल के अधीक्षक अभियंता जोगिंदर सिंह हुड्डा ने सभी उपमंडल अभियंता को बाकी राशि वसूलने के निर्देश दिए, तो सभी उपमंडल अभियंताओं के बकाया राशि वसूलने के लिए लक्ष्य दिए गए। सभी उपमंडल अभियंता अपने स्तर पर उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूलने में जुटे हैं। बादशाहपुर उपमंडल में उपभोक्ताओं पर करीब 20 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें करीब 14 करोड़ रुपए का करंट महीने का बिल शामिल होता है। बादशाहपुर उपमंडल का इस महीने बकाया वसूली का लक्ष्य अभी 1 करोड़ रुपए शेष है। उपभोक्ताओं को अपने बिल जमा कराने का मौका देने के लिए कैश काउंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता रविवार को अपना बिल जो है वह जमा कराने की इनकी तिथि है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार।